हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ 6 पाठ का नाम है केंद्र सरकार, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम सरकार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में समझेंगे कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। तो सरकार किसे कहते हैं? तो जो राज्य होता है या जो देश होता है, एक भावात्मक अवधारणा है, यानी भावनाओं के आधार पर जुड़ा हुआ एक समूह है जो एक अमूर्त है, अर्थात उसका न तो कोई रूप है, एवं अदृश्य यानी न दिखाई देने वाली एक संस्था है। इससे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था, तो यानी देश को या राज्य को जो मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था है उसे सरकार कहा जाता है। दोबारा से देखिए, सरकार किसे कहते हैं? राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को, मतलब सरकार का क्या महत्व है, या ये कहें कि सरकार के द्वारा किन किन कार्यों को किया जाता है। तो सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। तो जो देश या राज्य के जो लोगों की इच्छा होती है, सामूहिक इच्छा, उसको निर्धारित करने का कार्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है, और उसे अभिव्यक्त और कार्यान्वित करने का कार्य भी सरकार के द्वारा ही होता है। हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। तो राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति क्या है? सरकार है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अर्थात बिना सरकार के राज्य हो ही नहीं सकता। तो सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। तो जो देश में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए कानूनों का निर्माण भी सरकार के द्वारा किया जाता है। उसका निष्पादन करती है, कहना मतलब उसे अमल में लाने का कार्य करती है, तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। अर्थात जो लोग कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उनको दंडित करने का कार्य भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो सरकार का महत्व या सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, दोबारा से देखिए कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर नामक विद्वान है, उन्होंने सरकार की परिभाषा दी है, या ऐसे कह सकते हैं कि गार्नर ने सरकार की क्या परिभाषा दी है। तो गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। तो गार्नर ने सरकार की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है
तथा सामान्य नेताओं को उन्नत किया जाता है। तो यह परिभाषा गार्नर ने दी है सरकार के बारे में। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं, यानी इस पाठ में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे अगला पाठ है वो राज्य सरकार से संबंधित है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग माने गए हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका के बारे में समझेंगे। तो सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों ही अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण या प्रथम अंग माना जाता है वह व्यवस्थापिका है। तो सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तरों पर होता है। तो यानी हमारे भारत देश में व्यवस्थापिका गठन कितने स्तरों पर होता है? 2 स्तरों पर। पहला है संघीय व्यवस्थापिका, या इसे हम केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। तो जो संघीय व्यवस्थापिका होती है वो पूरे देश स्तर पर निर्मित की जाती है या बनाई जाती है, और राज्य व्यवस्थापिका प्रत्येक राज्य स्तर पर। तो जो हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हम संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वो राज्य व्यवस्थापिका के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। तो सरकार भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर हुआ है। पहला संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है, अर्थात हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, भारत में व्यवस्थापिका को 2 अन्य नामों से जाना जाता है। इसे संसद भी कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में इसे पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। तो जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद दे रखे हैं, उसमें से 79वां अनुच्छेद है, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। दोनों सदनों का मतलब होता है लोकसभा तथा राज्यसभा। तो इसमें जैसे आपके संसद का गठन या संसद का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है, या भारतीय संघीय व्यवस्थापिका का गठन किस किस से मिलकर के होता है, तो इसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। तो भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर होता है। तो ये ध्यान रखना, जैसे आपके प्रश्न आता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का गठन कितने स्तरों पर हुआ है, तो 2, पहला संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। और अगर आपके प्रश्न आता है कि संघीय व्यवस्थापिका या संसद का गठन किस किस से मिलकर के होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं,
एक को लोकसभा कहते हैं, दूसरे को राज्यसभा। तो सबसे पहले हम यहाँ संसद का जो पहला सदन है लोकसभा, उसके बारे में समझेंगे कि लोकसभा का गठन या इसकी रचना कैसे होती है। तो लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो संसद में जो सदन है, 2 लोकसभा और राज्यसभा, तो जिसमें से हम लोकसभा के बारे में यहाँ समझ रहे हैं। तो लोकसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो जैसे बात आती है कि इसे प्रथम सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री या जो मंत्री होते हैं, वो लोकसभा से ही अधिकतर निर्वाचित होते हैं और देश में जो भी शासन संचालन होता है उसमें लोकसभा की मुख्य भूमिका होती है। तो इसीलिए प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरा, इसे निम्न सदन, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष होती है और राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। तो इसीलिए उसे उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन। दूसरा, कार्यकाल के आधार पर हम मान सकते हैं कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस आधार पर इसे निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। और तीसरा जो मैंने नाम बताया था, अस्थाई सदन। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी भी इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो फिक्स निर्वाचित होते हैं 6 वर्ष के लिए, यानी उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का ही होता है। और जो चौथा है, इसका जो नाम है कि लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन और लोकप्रिय सदन। तो सदस्य संख्या। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अर्थात जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था उस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। जैसे बाद में गोवा, दमन और दीव को पुनर्गठन किया गया अधिनियम 1987 के द्वारा। अधिनियम 1987 के द्वारा किस किस का पुनर्गठन किया गया था? गोवा, दमन और दीव का। तो 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो जहाँ मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। लेकिन अधिनियम 1987 के बाद यह निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति अखिल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। ये जो 552 है उनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान है। तो जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 है उनमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2
अखिल भारतीय जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। और टोटल 552 सदस्य संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 545। निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो अर्थात जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। अर्थात हमारे भारत देश में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। तो उन 18 वर्ष की आयु प्राप्त या उससे आगे की उम्र के जो भी मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम है, उन्हें लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, यानी आरंभ में वयस्क मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, उसे घटा करके नहीं अब कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। तो भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होकर आ सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब सदस्यों के लिए योग्यताएं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, अर्थात उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, यानी कम से कम उसने कितने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो? 25 वर्ष। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। कहने का मतलब है कि न तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो और न वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो। चौथा, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। कहने का मतलब है कि उसे न्यायालय ने न तो पागल घोषित कर रखा हो न दिवालिया। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यताएं हैं। पहली, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, और चौथा है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। अगला, कार्यकाल। तो वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब तक हमारे भारत देश में ऐसा 9 बार हो चुका है। तो दोबारा से ध्यान दीजिए कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, जैसे आपके कोई प्रश्न पूछता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो हमें उत्तर देना है राष्ट्रपति। लेकिन ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अपनी स्वयं की मर्जी से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। वो लोकसभा को कब भंग करेगा? जब प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा, या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।
तो यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से या उसकी सलाह पर। और भारत में ऐसा अब तक कितने बार हो चुका है? 9 बार। अधिवेशन। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं उन्हें स्थगित करने का प्रावधान भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और कौन स्थगित करता है? राष्ट्रपति। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे आपके लोकसभा की बैठक आज हुई है ख़त्म, यानी स्थगित हुई है, तो उसके बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर अगली बैठक का आयोजन होना ज़रूरी है। तो हमारे देश में तो अमूमन कम से कम 3 बार लोकसभा की बैठक होती है। एक बजट सत्र के दौरान, दूसरा आपके ये जो वर्षा ऋतु का समय होता है उस समय पर, और एक सर्दी के मौसम में। तो बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून काल सत्र। तो मानसून यानी वर्षा ऋतु के समय में, और शीतकालीन यानी सर्दी के समय में। तो 3 सत्र अमूमन हमारे भारत देश में आयोजित किए जाते हैं। एक बजट सत्र के रूप में जो आपके फरवरी मार्च में आयोजित होता है, दूसरा मानसून सत्र जो वर्षा ऋतु के दौरान, और तीसरा शीतकालीन सत्र जो सर्दी के मौसम में आयोजित किया जाता है। अब हम यहाँ से आगे कल आपको समझाएंगे।